तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश समरी। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का एक चैप्टर जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल बी टुगेदर। तो ये जो स्टोरी है ये लिखी गई है बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, और ये काफ़ी डरावनी और एडवेंचरस स्टोरी है जिसे सुनकर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वैसे ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसमें मैंने हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से कवर किया है, तो इसे पूरा देखिएगा तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। तो इस चैप्टर में 6 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक हमारे नरेटर जो कि 37 इयर्स ओल्ड एक बिजनेसमैन है जो कि एक छोटा सा बिजनेस रन करते हैं, और उसके बाद उनकी वाइफ है जिनका नाम है मैरी, और उनकी 2 क्रूमेट्स भी हैं जिनमें से एक का नाम है लैरी और दूसरे का नाम है हर्ब। तो और इनके अलावा उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। 7 साल की एक बेटी जिसका नाम सुजैन है, और 6 साल का एक छोटा बेटा जिसका नाम जॉनथन है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1976 प्लायमाउथ इंग्लैंड से, जहाँ से वो अपनी जर्नी की स्टार्टिंग करते हैं। वो इस जर्नी को इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो कॉपी कर रहे थे जेम्स कुक को, जिन्होंने 200 साल पहले इस जर्नी को कंप्लीट किया था। तो इस जर्नी को करने के लिए जो हमारे नरेटर हैं उन्होंने 16 साल तक सी फेयरिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया ब्रिटिश वाटर में, ताकि वो जो खतरनाक सीज है उनका सामना कर सकें। मतलब वहाँ के वेदर्स, वहाँ की क्रिएचर्स और बाकी सबका सामना अच्छे से कर सकें। उनके पास जो बोट थी वो बहुत शानदार थी जिसका नाम वेव वाटर था। वो 23 मीटर लॉन्ग थी और 30 टन वुडन ब्यूटी थी, और वो प्रोफेशनली बिल्ड की गई थी और उसे बहुत अच्छे से टेस्ट किया गया था रफ वाटर और वेदर में। तो उन्हें लगता था कि ये जो बोट है ये परफेक्ट है मेरे एडवेंचर के लिए। तो ये जो जर्नी थी वो उन्होंने 2 पार्ट्स में कवर की थी। फर्स्ट पार्ट उन्होंने 3 साल तक किया, जिसमें उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी कर ली, जो कि थी वेस्ट कोस्ट टू अफ्रीका टू केप टाउन। और ये जो जर्नी थी उनकी फैमिली के साथ ये बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, लेकिन इसके बाद उन्हें पता चला कि जो उनकी आगे की जर्नी है वो बहुत डेंजरस होने वाली है, क्योंकि वो इंडियन ओशन में जाने वाले हैं। इंडियन ओशन जो है वो वर्ल्ड का रफेस्ट ओशन है, तो उसमें जाना कोई मजाक नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने सोचा अब मैं एक काम करता हूँ, 2 क्रूमेट्स को हायर कर लेता हूँ जो कि प्रोफेशनल हो और मेरी हेल्प भी करें। तो उन्होंने 2 क्रूमेट्स को हायर किया, जिनमें से एक का नाम था लैरी और दूसरे का नाम था हर्ब। वो दोनों ही बहुत अच्छे और प्रोफेशनल थे। फिर वो केप टाउन से निकलते हैं अपनी सेकंड जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। फिर केप टाउन से निकलने के 2 दिन बाद ही उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स का सामना करना पड़ता है, जिसकी उन्हें उम्मीद थी, लेकिन वो जो वेव्स थे वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक थे। और उनके सामने जो वेव आ रखी थी 15 मीटर बड़ी थी। वो उनकी जो बोट थी उनके मेन मस्ट से भी ज़्यादा बड़ी थी। जो मेन मस्ट होता है वो सबसे बड़े वाला झंडा होता है जो कि कंट्रोल करता है स्पीड को बोट की। फिर 25 दिसंबर आता है, क्रिसमस का दिन। उन्हें केप टाउन से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया था और वो 3500 किलोमीटर दूर आ गए थे। उनका क्रिसमस काफ़ी अच्छा बीता क्योंकि उनके पास एक क्रिसमस ट्री था और उनकी फैमिली काफ़ी खुश भी थी। लेकिन मौसम धीरे धीरे काफ़ी ख़राब होने लग गया था। धीरे धीरे ख़राब होते होते एक चैन आ गया, न्यू ईयर, और मौसम और भी ज़्यादा ख़राब हो गया उस दिन। 2 जैन को एक बहुत बड़ी वेव्स आई। नरेटर ने अपना जो सबसे बड़ा झंडा था, जो मेन मस्ट था, उसे नीचे गिरा दिया और एक छोटा सा स्मॉल स्टॉर्म चिप जो था उसे लगा रहने दिया, क्योंकि जो उनकी बोट की स्पीड थी वो ऑलरेडी 8 नॉटिकल माइल्स थी, जो कि बहुत तेज़ होती है। और इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड में उनकी बोट जो है वो डूब भी सकती थी। और जब स्पीड इसके बाद भी कम नहीं हुई तो उन्होंने जो वो स्मॉल चिप था उसे भी गिरा दिया।
वेव्स और भी बड़ी होती जा रही थी। उन्हें बहुत डर लग रहा था। यार, ये वेव्स तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, कहीं मेरी बोट टूट ना जाए। एक काम करो, फटाफट राफ्ट्स को निकालो, छोटी बोट्स को निकालो, लाइफ जैकेट्स को भी निकालो। उन्होंने सारी की सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया। उन्होंने अपने सारे बच्चों और क्रूमेट्स को लाइफ जैकेट्स पहना दी और एक छोटी सी राफ्ट भी निकाल ली, ताकि अगर उनकी बोट टूट जाए तो वो अपनी जान को बचा सकें। देखते ही देखते शाम के 6 बज गए। जो पूरा माहौल था वो एकदम से बिल्कुल शांत हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और जो हमारे नरेटर थे उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि पक्का ये तूफान से पहले की शांति है, जहाँ कुछ ना कुछ तो डेंजरस होने ही वाला है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फादर, क्या हम ठीक हैं? हमें कुछ होगा तो नहीं? हाँ बच्चों, हम ठीक होंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर जो ब्लैक क्लाउड्स थे उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि ये कोई ब्लैक क्लाउड्स नहीं है, ये तो एक वेव है। इतनी बड़ी वेव, अब हम क्या करेंगे? एक काम करो, व्हील्स को संभालो, हम सबको बचना ही होगा। उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन जैसे ही वो वेव उनको हिट करती है तो जो हमारे नरेटर हैं वो पानी में गिर जाते हैं। वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होने वाले होते हैं क्योंकि उन्हें सांस नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी थी जिसकी वजह से वो पानी के ऊपर आ गए। पानी के ऊपर आने के बाद उन्हें पता चला कि वो जिंदा हैं, वो मरे नहीं हैं, लेकिन जो वेव्स थी वो उन्हें बहुत बुरी तरीके से पलट रही थी, तो इसकी वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उन्होंने फिर अपनी बोट को देखा जो कि सीधी ही थी, वो इतनी बुरी तरीके से डैमेज नहीं हुई थी, और उन्होंने एक रस्सी को अपने लाइफ जैकेट से बांध रखा था जो कि बोट से कनेक्टेड थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस रस्सी के सहारे वहाँ तक पहुँच जाता हूँ। उन्होंने फिर अपने आप को खींचना स्टार्ट करा, लेकिन जो वेव्स थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वो उन्हें बार बार पलट रही थी, और इतना फ्लिप होने की वजह से उन्होंने अपने रिब केस को ऑलमोस्ट तोड़ ही लिया था। उनकी जो माउथ था वो पूरी तरीके से ब्लड से भरा हुआ था, लेकिन वो हार नहीं मान सकते थे। उन्हें अपने बच्चे और अपनी फैमिली को बचाना था। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने बोट पर पहुँचे और सबसे पहले उन्होंने अपने व्हील को संभाला और स्टर्न जो था उसे सीधा किया ताकि बोट बैलेंस हो सके और वो डूबे नहीं। फिर हैच खुलता है जहाँ से लैरी उसकी वाइफ दौड़ती हुई आती है। डेक पूरी तरीके से टूट गया है, कुछ कीजिए वरना बोट में पूरी तरीके से पानी भर जाएगा और हम डूब जाएंगे। तुम व्हील संभालो, मैं जाता हूँ डेक को देखने। वो दौड़ते हुए डेक के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि लैरी और हर्ब पानी को फटाफट बाहर निकाल रहे हैं। वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी भर गया था कि वो बोट बहुत जल्दी डूब सकती थी। उन्होंने देखा जो उनका हार्ड टिम्बर था वो भी टूट गया था, सब तहस नहस हो गया था, और सारा सामान, वहाँ के खिलौने, कपड़े और बाकी स्टफ जो था वो पानी में तैर रहा था। फिर उन्हें याद आया कि मेरे बच्चे वो सेफ हैं। फिर वो भागते हुए जाते हैं। सुजैन, क्या तुम ठीक हो? हाँ फादर, हम बिल्कुल ठीक हैं, बस सर पे एक छोटा सा बम्प आ गया है। कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। वो सुन के नरेटर को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिला, लेकिन वो जो बम्प था वो कोई छोटा बम्प नहीं था, उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। फिर जो नरेटर है उन्होंने हैमर को उठाया, स्क्रूज को उठाया, कैनवस को उठाया, और वो रिपेयर करना शुरू कर देते हैं उस ब्रोकन टिम्बर को, और वो वाटरप्रूफ कैनवस से पानी को रोकना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन पानी को रोकना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि फ्लो बहुत ज़्यादा था। फिर उन्होंने वाटर पंप को स्टार्ट किया ताकि पानी फटाफट बाहर निकल सके, लेकिन उनकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि ये क्या, वाटर पंप जैम हो गया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट भी हो गया। अब हम क्या करें? फिर उन्हें याद आया कि चार्ट रूम में एक और इलेक्ट्रिक पंप रखा है। वो भागते हुए वहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पंप को उठाते हैं और उसे वापस लगाते हैं। लकीली वो जो इलेक्ट्रिक पंप था वो अच्छे से काम कर रहा था। अरे वाह, अब जान में जान आई, ये वाटर पंप बहुत जल्दी पानी को निकाल देगा। फिर
वो बाहर आए, उन्होंने रेडियो को उठाया और वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनका कांटेक्ट बाहर से हो जाए किसी और पोर्ट से, लेकिन वो बहुत मुश्किल था। वो मेडे कॉल्स को फटाफट वहाँ पर भेज रहे थे, लेकिन उन्हें कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। जो मेडे कॉल्स होती है वो दूसरे पोर्ट्स से कनेक्ट करने के लिए होती है, जो कि रेडियो सिग्नल के थ्रू आसपास होते हैं, लेकिन वो रिमोट कॉर्नर पे थे जहाँ पर बहुत मुश्किल से ही कोई पोर्ट आती है, तो इसीलिए उन्हें पता था कि रिस्पॉन्स आना बहुत मुश्किल है। फिर इसके बाद जो सुजैन है वो अपने मदर और फादर के पास आई। फिर नरेटर ने देखा कि सुजैन की जो आइज़ थी वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गई थी और उसका सर भी सूजा हुआ था और उसके आर्म पर एक काफ़ी डीप कट भी लगा हुआ था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हें इतनी चोटें लगी है? नहीं फादर, मुझे इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये छोटी छोटी चोटें तो लगती ही रहती है। चलो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कर देता हूँ। ओके चलिए। फिर थर्ड जैन आता है। पानी का जो लेवल था वो काफ़ी कंट्रोल में आ चुका था वाटर पंप की वजह से। उसके बावजूद वो लोग 2-2 घंटे के रोटेशन में पानी को निकाल रहे थे, मतलब 2 घंटे नरेटर, 2 घंटे उनकी वाइफ और 2 घंटे उनके क्रूमेट्स। फिर उसके बाद नरेटर का ध्यान गया वाटर लाइन पे और उन्हें पता चला कि जो मेन फ्रेम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, और 15 घंटे के बाद उन्हें पता चला कि कपबोर्ड जो है वो टूटने वाला है। उन्होंने फिर देखा कि अब एक ही रास्ता है, मुझे कोई ना कोई आइलैंड ढूंढना होगा और वहाँ इन्हें पहुँचाना ही होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। फिर उन्होंने एक चार्ट को निकाला और वो ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि सबसे नियरेस्ट आइलैंड कौन सा है जो कि उन्हें मिल सकता है और वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं। फिर उन्हें 2 आइलैंड मिले, जिनमें से सबसे पास था एल एम्स्टर्डम, जो कि एक बेस था फ्रेंच साइंटिस्ट का। उन्होंने डिसाइड किया अब हम यहीं पे जाएंगे, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर ईस्ट में है। लेकिन उन्होंने एक बात किसी को भी नहीं बताई कि इतने बड़े ओशन के अंदर एक छोटे से आइलैंड को ढूंढना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, और जबकि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है। लेकिन वो सबको घबराना नहीं चाहते थे, परेशान करना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने किसी को नहीं बताया। फिर फोर्थ जैन आया। 36 घंटे लगातार पानी निकालने के बाद, 36 आवर्स पानी निकालने के बाद उन्हें देखा कि जो पानी है वो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर ही बचा है। तो उन्होंने सेल को तब भी नहीं लगाया, और ताकि स्पीड थोड़ी कम ही रहे, क्योंकि जो विंड की स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और उसके बाद जो उसकी वाइफ है वो कुछ क्रैकर बिस्किट और बीफ को ढूंढती है, जिसे देखकर उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखो बच्चों, मैं क्या लेकर आई। अरे वाह मदर, आज हम खाना खाएंगे पूरे 2 दिन के बाद, हमें तो बहुत भूख लगी थी। कोई नहीं, आओ मज़े में खाते हैं। ओके। फिर वो लोग खाना खाने चले जाते हैं। फिर जो नरेटर और उसकी वाइफ है वो डेक पे खड़े होते हैं हाथ पकड़ के और बातें कर रहे होते हैं। फिर वो देखते हैं कि 4 बजे मौसम और भी ख़राब होने लग जाता है, ब्लैक क्लाउड्स और वेव्स फिर से आ जाते हैं। फिर 5 जैन आता है, मौसम और भी ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। फिर जॉनथन उनके पास आता है और कहता है, फादर क्या हम मरने वाले हैं? अरे नहीं बेटा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना। फादर एक बात बोलूँ? हाँ हाँ बोलो। आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल वर टुगेदर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो बहुत बहादुर हो। ये सुनने के बाद नरेटर को और भी ज़्यादा जोश आ गया कि मैं इन्हें बचाकर ही रहूँगा। फिर वो स्टारबोर्ड के पास गए विद सम मटेरियल्स, जो कि था इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रोप एंड 22 लीटर ऑफ प्लास्टिक बैरल ऑफ बेरिलियम। फिर उन्होंने पूरी शाम अपनी वाइफ के साथ खड़े होकर बिताई, और वो लोग काफ़ी डरे हुए भी थे कि वो कहीं मारे ना जाएं। फिर उन्हें पता चला कि ये जो सी है वो 1.5 लाख किलोमीटर का है, और इसमें हम 65 किलोमीटर का एक छोटा सा आइलैंड ढूंढ रहे हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल है। फिर सुजैन वहाँ पर आई, जिसका जो सर था वो बहुत ज़्यादा सूज गया था और बड़ा हो गया था। उसकी आइज़ और भी ज़्यादा ब्लैक हो गई थी, और उसने अपने मदर और फादर को एक हैंडमेड कार्ड दिया जिस पर लिखा हुआ था कि हाउ फनी दीज पीपल आर,
और उसमें एक हिडन मैसेज भी था कि वो अपने मदर फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो उन्हें थैंक्स भी कहना चाहती है इस लाइफ के लिए। फिर नरेटर अपनी कैलकुलेशंस को देखते हैं और कंपास को भी चेक करते हैं। उनका एक कंपास जो था वो ख़राब हो गया था, जो उनका मेन कंपास था। उनका जो सेकंड कंपास था वो भी एक्यूरेट डायरेक्शन नहीं दिखा रहा था, तो वो सिर्फ अपने अंदाजे के हिसाब से ही सेल कर रहे थे। फिर वो लैरी के पास गए और उसे बोला, एक काम करो, बोट को 185 डिग्री मोड़ दो और अभी 2 बजे हैं और अगर हम लकी रहे तो हम 5 बजे तक उस आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। वाह कैप्टन, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद जो नरेटर है वो थोड़ी देर के लिए बंक पैड पे चले गए और लेट गए। वो जब उठते हैं तो वहाँ पे 6 बज चुके होते हैं। वो बाहर जाते हैं और देखते हैं कि यार वो आइलैंड नहीं आया, मतलब मेरी डायरेक्शंस गलत थी। वो बहुत सैड हुए और अंदर वापस आ गए। फिर उसके बाद उसके बच्चे आए और उसे बोला, यू आर द बेस्ट फादर एंड कैप्टन। हाँ, मैं बेस्ट फादर तो हो सकता हूँ लेकिन कैप्टन नहीं। मैं उस आइलैंड को नहीं ढूंढ पाया। फादर बाहर जाके देखिए, हमने उस आइलैंड को ढूंढ लिया है और वो आइलैंड इतना बड़ा है जैसे कि एक बहुत बड़ी सी बैटलशिप। क्या तुम सच कह रहे हो? नरेटर भागते हुए जाते हैं और वो देखते हैं कि वो जो आइलैंड है वो वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है और वो जो आइलैंड है वो एल एस्ट्रोनैम ही है। उन्हें पता चला कि ये वही आइलैंड है जिसे वो ढूंढ रहे थे और वहाँ पर वेजिटेशन भी थी। और इस टाइम पे ये जो आइलैंड था वो उनके लिए बेस्ट आइलैंड इन दी वर्ल्ड था, क्योंकि इस आइलैंड ने उनकी जान बचा ली थी। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो रात को हो गई थी, तो उन्होंने सही समझा कि मैं रात को यहाँ नहीं उतरता क्योंकि खतरा हो सकता है। उन्होंने रात अपने बोट पर बिताई और फिर वो सुबह होते ही वहाँ नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ के 28 इनहैबिटेट्स जो थे वो उनका वेलकम कर रहे थे। लैंड पर उतर के उन्हें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। फिर उन्हें नरेटर के दिमाग में कुछ बातें घूम रही थी। इन बातों को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नरेटर सोच रहे होते हैं लैरी और हर्ब के बारे में, जिन्होंने उनकी कितनी ज़्यादा हेल्प करी। वो लगातार वहाँ पे पानी निकाल रहे थे, उन्होंने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा और वो उनकी हर एक ऑर्डर को बहुत अच्छे से मान रहे थे। फिर वो अपने वाइफ के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने उस व्हील को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा जो उन्होंने उस स्टॉर्म में उसे पकड़ाया था। फिर उसके बाद वो सुजैन के बारे में सोचते हैं, जिसे इतनी चोट लगी थी फिर भी उसने अपने फादर के लिए होप नहीं छोड़ी। और इसके बाद जो सुजैन थी उसे वहाँ पर एडमिट कराया गया। सुजैन जो थी उसके 6 ऑपरेशंस भी हुए, उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। फिर वो अपने बेटे के बारे में सोचने लगे, जिसने उन्हें ये बात बोली थी कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल बी टुगेदर, जिसने कि उन्हें बहुत ज़्यादा होप दी थी। तो इस चैप्टर में जो सारे के सारे कैरेक्टर्स और सारे पॉइंट्स हैं इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि इस चैप्टर से आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। इस तरीके की और समरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।